अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, बात निकलती है तो कहीं की कहीं चली जाती है। सबसे पहले तो माजरत, मैं पिछली वीडियो में मैंने वादा किया आपसे कि मैं आपको बताऊंगा उस इसराइली ब्रिगेड के बारे में जो कि पूरी की पूरी ब्रिगेड जिसने लड़ने से इनकार कर दिया हमास के साथ। इस ब्रिगेड का नाम है दोस्तों गिवैती ब्रिगेड है ये, और ये गाजा में तैनात थी और ये ब्रिगेड पहले लड़ चुकी है हमास के साथ। और इसके बाद इसने लड़ने से ही इनकार कर दिया और कहा कि हम दोबारा गजा में हम नहीं जाएंगे और हम दोबारा नहीं लड़ेंगे। और इसके पीछे रीज़न ये थी दोस्तों, ये जल्दी से इसको मुकम्मल करके फिर मैं दूसरी वीडियो के जो दूसरे चीज़ें हैं उसके ऊपर आता हूँ। उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये थी कि इस ब्रिगेड ने एक तो ये सारे का सारा सिनेरियो इसका सामना किया हुआ था कि जिस तरीके से हमास के रेजिस्टेंस फाइटर्स जो हैं सामना करते हैं, जिस तरीके से इसका जवाब देते हैं, जिस तरीके से आगे से सामने से गोलियां बरसाई जाती हैं। तो ये गिवाती ब्रिगेड जो है इसने एक तो इस वजह से लड़ने से इनकार कर दिया, दूसरा इसने इल्ज़ाम लगाया अपने ही इसराइली अपने जो अफिसरान उनके ऊपर कि हमें मुसलसल इंगेज रखा जा रहा है, हमें लड़ाई पे मजबूर किया जाता है। हम एक मिशन मुकम्मल करके आते हैं तो हमें फिर दोबारा से दूसरे मिशन पर भेज दिया जाता है। अभी उन्होंने मजीद बताया कि एक मिशन मुकम्मल करके हम आए हैं और जो ही मुकम्मल करके आए हैं तो हमारे अफिसरान ने हमसे वादा किया था कि आपको भेजा जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा, आपको फ्रेशर दिया जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि हमें रिफ्रेशर दिया जाता, हमें दोबारा से वही ऑपरेशन एक बार फिर से उसी ऑपरेशन के लिए भेज दिया गया जिसका हमने लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते में जिसको हमने मुकम्मल किया था। हमें दोबारा से वही मिशन करने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, यमन के जो स्पोक्स पर्सन है हौथियों के, या सारी, उन्होंने एक खबर दी है और ये खबर अब तो वायरल हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। एक और जहाज़ को निशाना बनाया गया कई दिनों के बाद। ये जहाज़ बरतानिया से ताल्लुक़ रखता है और उस जहाज़ का नाम है लाइकेविटोस। और इस जहाज़ ने बरतानिया, इसराइल, अमेरिका ये मुकम्मल तौर पर इस पर यकीन रखते हैं कि उनके जहाज़ इस रेड सी में अब बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल महफूज नहीं है। तो उन्होंने यहाँ से गुजरना छोड़ दिया था। लेकिन ये बरतानवी जहाज़ एक बार फिर से जद में आ गया और इसने रेड सी में, गल्फ ऑफ अदन में, ये मुकम्मल इसकी जो लोकेशन UKMTO ने जारी की है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 85 नाटिकल मील्स ईस्ट ऑफ अदन। ये UKMTO जो कि बरतानिया का ही इदारा है वो इसके बारे में इतला दे रहा है कि इस जहाज़ को इस पोजीशन पर, इस लोकेशन पर निशाना बनाया गया और ये जो गल्फ ऑफ अदन है उसमें मौजूद था। तो दोस्तों, हौसी जो हैं वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। उन्होंने मुकम्मल तौर पर जैसा कि उन्होंने वादा किया हुआ था और बाकी दुनिया के जहाज़ों के साथ उन्होंने इसका ऐलान किया और कहा है कि बाकी दुनिया के जितने भी जहाज़ हैं वो सारे के सारे महफूज हैं, लेकिन ये वाले जहाज़ जिनका ताल्लुक इसराइल के साथ है, बरतानिया के साथ है, फ्रांस के साथ है, वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। अब्दुल मालिक अल हौथी ने एक बड़ी भरपूर तकरीर की है, उसने कुछ फैक्ट्स उन्होंने सामने रखे हैं जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन अगर टाइम बचा कुछ और अहम इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वरना फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ। और दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है, खबर सुनने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। बेसिकली इसराइल और हमास के दरमियान जो सीज फायर की खबरें हैं ना, वहां पर इसराइल नहीं मान रहा कि सीज फायर हमने नहीं करना, हम जीत के बिल्कुल करीब हैं और हम इस मौके पर सीज फायर बिल्कुल नहीं करेंगे, हम हमास को मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल करेंगे। लेकिन वहीं पे जब बात आती है हिजबुल्लाह की, हमास बेसिकली गजा में जो कि इन्वेड कर चुका है, वहां पे फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है, बेतहाशा फलस्तीनी उसमें शहीद हो रहे हैं। सिर्फ आपके साथ एक मैं ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो से शेयर कर देता हूं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो कि गजा की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने बताया है। उसने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 बड़े हमले किए गए हैं, 10 बड़े नस्लकुशी की जो कोशिशें हैं वो की गई हैं इसराइल की तरफ से। और इन 10 हमलों में, गुज़िश्ता 24 घंटों में ये 10 जो हमले हैं, इनमें 112 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाशें गलियों में हैं और इनको उठाने वाला कोई नहीं है। इनको उठाने के लिए जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, जब वो इनके करीब आते हैं तो उनको मारा जाता है, उनके ऊपर भी फायरिंग की जाती है। तो इस वक्त ये हालात चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको मैं पहले बता दूं, जैसे ही हिजबुल्लाह घेरा तंग करेगा, जैसे ही हिजबुल्लाह, अभी उसने तबाही मचाई हुई है, एक दिन के अंदर 5 बड़े हमले किए हैं किरियात शिमोना शहर पर। आगे चलकर इसकी तफसील मजीद बताता हूं आपको। तो फ्रांस इस वक्त मैदान में आ गया और फ्रांस चाहता है, मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं, कहता है कि हिजबुल्लाह
को उसने ऑफर की है कि वो सीज़ फायर कर ले, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने इस मौके पर सीज़ फायर करने से कतन और वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और कहा है कि इस तरह के कोई चांसेस नहीं है कि हम बिल्कुल सीज़ फायर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जब भी इसराइल के ऊपर चोट आती है तो अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, ये सारे ममालिक आगे आएंगे और हिजबुल्लाह को मजबूर करेंगे कि सीज़ फायर कर लो, वरना फिर वो सीज़ फायर नहीं करेंगे तो उसके बाद ये तमाम ममालिक हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और जिस तरह हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइल के ऊपर हमले जारी रखे हुए है, किरियात शिमोना में मैंने आपको बताया कि एक दिन में 5 दफ़ा हमला किया है। और किरियात शिमोना जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिकली इसराइल का एक शहर है, लेकिन ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है इसराइली मिलिट्री की। तो यहाँ पर बार बार हमले किए जा रहे हैं ताकि इस बेस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। और हमले जो हैं ये भी आम मिसाइलों के साथ नहीं किए जा रहे। आम मिसाइल सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जो हिजबुल्लाह है वो इस्तेमाल करता है आयरन डोम को चकमा देने के लिए। लेकिन इसमें ये जो हमला किया है, किरियात शिमोना पर 5वां हमला किया है, इसमें खतरनाक तरीन मिसाइल जिनका नाम फलक 1 मिसाइल है वो उन्होंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। और ये जो सीज़ फायर से इनकार किया गया, इस सीज़ फायर के बाद, इस सीज़ फायर की ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद हिजबुल्लाह ने ताज़ा तरीन मज़ीद हमले किए हैं। और उसके बाद जो हदब यारोन एक साइट है इसराइल की, यहाँ पर हमला किया है। ये दरअसल लबनान इसराइल के बॉर्डर पर एक बड़ी अहम साइट है इसराइल की। इसको मुकम्मल साइट को, मुकम्मल इस चौकी को तबाह कर दिया गया है। ये बेसिकली सर्वेलेंस के लिए थी और इसमें जो स्पाई इक्विपमेंट था उसको बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और यहाँ पर ये तकरीबन ये मुकम्मल तौर पर ये साइट जो है इसको तबाह कर दिया है, हदब यारून को। इसके अलावा एक और साइट है हुनैन कैसल, यहाँ पर ये भी एक बड़ी अहम साइट है और यहाँ पर ये बेसिकली बेस है इसराइली फ़ौजियों की। तो यहाँ पर भी हमला किया गया और इसमें इसराइली फ़ौजियों के एक ग्रोह को निशाना बनाया गया। ये जो हमले हो रहे हैं इसके बाद इसराइल के जितने बड़े के बड़े शहर हैं उन सब में सायरन बज उठे हैं। और इसके अलावा एक और आफत जो है वो इसराइल को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, और वो आफत ये है कि आपको बता दें कि इसराइल का एक और शहर है, और अशदूद एक शहर है इसराइल का। तो वहाँ पर एक शख्स ने उसने उसके मुसल्ला था, उसके पास असलहा था, उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। जिधर भी वो जाता है वो फायरिंग करता हुआ जाता है। और इस वक्त ये कुछ मनाजर हैं जो कि मैंने कुछ निकाले हैं ताकि ये जो चलाए जा सकते हैं, जिनमें फायरिंग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बंदा यहाँ पर इसके जो फायर्स हैं वो यहाँ पर इसमें हिट करती हुई चीज़ें, जिनको चीज़ों को हिट कर रहा है वो चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं। तो ये बंदा मुसलसल फायरिंग कर रहा है। अब तक 3 इसराइलियों को ये मार चुका है जो इतलात हैं। इसके अलावा भी ये बंदा काबू नहीं आ रहा और इसको मतलब इसराइल के अंदर अशदूद शहर में इसने तबाही मचाई हुई है। तो ये इस वक्त इसराइल के अंदर के मनाज़र हैं। इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं वो उन्होंने बाकायदा तौर पर शिद्दत इख्तियार कर ली है। और अब इन मुजाहरों में जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, अब पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि वो जो यरगमालियों वाली बात थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से इसराइल ने रफ़ा के ऊपर हमला किया है और जिस तरीके से इस वक्त रफ़ा में हालात ख़राब हैं, पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल को मना कर रही है कि रफ़ा के अंदर ना जाओ। रफ़ा में 14 लाख लोग मौजूद हैं जिनको इसराइल मारना चाहता है या वहाँ से निकाल कर मिस्र के अंदर डाल देना चाहता है, भगा देना चाहता है वहाँ से। और ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ क्राइम होगा, क्योंकि इसमें इससे पहले आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को उनकी ज़मीनों से, उनके घरों से, उनके मुल्क से बेदखल किया गया हो। तो इस वक्त इसराइल ये करने जा रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक और बड़ी अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब है। ये खबर मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, लेकिन ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने एक खबर दी है, वो ये है कि 30 साल में पहली दफ़ा जो ईरान है उसने 60% से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम
हासिल कर ली है। इसका मतलब है इस पे जो एक्सपर्ट हैं, ये फॉक्स न्यूज़ के ऊपर इसको चलाया गया इस रिपोर्ट को, लेकिन फॉक्स न्यूज़ जो है चूँकि अमेरिकन एसोसिएटेड भी है और अमेरिकन एफिलिएटेड भी है, इसलिए फॉक्स न्यूज़ की इस खबर के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द ईरान जब चाहे ये इतनी जो यूरेनियम उसने अफसूदा कर ली है, एनरिच्ड कर ली है, ये इतनी है कि इससे एटम बम बनाया जा सकता है और उसका धमाका किया जा सकता है, उसका कामयाब तजर्बा किया जा सकता है। तो इस वक्त अगर ईरान इन हालात में अगर वो ये तजर्बा कर लेता है तो ईरान जो है एक एटॉमिक पावर बन जाएगी, और एटॉमिक पावर बनने के बाद बाकायदा से डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर बन जाएगी, और ईरान जो है वो ऑलरेडी जिस लेवल पर जा चुका है वो पूरी दुनिया ये देख देख कर हैरान है कि ईरान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल का इक्विपमेंट है, जो साजो सामान है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ईरान इस वक्त उसकी एक्सपोर्ट कर रहा है। ये जो तफसीलात हैं वो बता रही हैं। और इसके अलावा ईरान ने एक और बड़ा धमाका किया है। ईरान ने कह दिया है कि जो बर आज़म है अंटार्कटिका, ये उसकी मलकियत है, और ईरान उसके ऊपर वहाँ पर जाकर अपनी बेस कायम करना चाहता है, और बेस कायम करने के साथ साथ वहाँ पर जो साइंटिफिक तजर्बात हैं वो करना चाहता है, और ईरान वहाँ पर जाकर बाकायदा से अपना जो झंडा है वो लहराएगा। और इस वक्त ईरान के इस ताज़ा तरीन बयान ने एक बड़ा धमाका कर दिया है, और लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कई और ममालिक जो कि इस बर्र-ए-आज़म के ऊपर अपना दावा करते हैं, तो उनके दावों के मुतालिक ईरान क्या कहेगा, और क्या ईरान वाक़ईतन साउथ पोल में इतनी दूर जाकर वहाँ पर अपनी बेस कायम करेगा, और उस बेस से किस-किस मुल्क को ख़तरा होगा, उस बेस किस-किस मुल्क के लिए वो अहम है, ये सारा कुछ है। लेकिन ईरान जो है वो कहता है कि यहाँ पे चूँकि ईरान की तारीख़ जो है ना ये बहुत पुरानी है दोस्तों। तकरीबन ईरान कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले इस बर्र-ए-आज़म पर हमारा कब्ज़ा था, और ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम इसके ऊपर अपना हक रखते हैं कि हम इसके ऊपर दोबारा से हम कब्ज़ा करें। तो इस वक्त ईरान ये करने जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको एक और ख़बर मैंने कल दी थी आपको कि रूस जो है इस वक्त वो खला में एटमी हथियार नस्ब करने जा रहा है, जो कि जो जिनकी कैपेबिलिटी ये होगी कि ये हथियार दूसरी सैटेलाइट्स जो कि अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, जो कि दूसरे मुल्कों की सैटेलाइट्स हैं, उनको हमला करके उनको तबाह कर सकें। और ये हथियार जो हैं ये एटमी हथियार होंगे। ग़ालिबन मैं आपको बता चुका हूँ कि एटमी हथियार होंगे, और इन एटमी हथियारों को फ़ज़ा में, स्पेस में तैनात करना जो है इस वक्त एक और दौड़ बन चुकी है। आज अमेरिका जो है वो भी कोशिश कर रहा है, उसने अमेरिका ने अपनी 3 मज़ीद सैटेलाइट्स जो हैं वो खला में छोड़ी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सर्वेलेंस का काम करें। और ईरान और रूस आगे क्या करने जा रहा है वो सारी की सारी खबर रखने के लिए कि किस तरह से इसको रूस को डटर किया जाए, किस तरह से रूस को रोका जाए। दोस्तों जल्दी से मैं कुछ चीज़ें, कुछ अहम पॉइंट जो हौसियों के जो सरबराह हैं अब्दुल मालिक अल हौथी, उन्होंने जो अपनी एक स्पीच में किए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो ज़ियोनिस्ट हैं, यानी जो इसराइली फ़ौज है, उसने गज़ा के अंदर इतने बम्स अब तक गिरा दिए हैं जो कि अमेरिका ने जिस तरह से हिरोशिमा पर बम गिराया था, अगर उनको इकट्ठा किया जाए इन तमाम बमों को, तो वो 4 एटॉमिक बम्बों के बराबर हैं, उस साइज़ के 4 एटॉमिक बम जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराए थे। और इसके अलावा इन यहूदियों ने, इन इसराइलियों ने जो एक और बड़ा जुल्म किया है वो ये किया है कि गज़ा की वो ज़मीन जो खेती बाड़ी के काम आती थी, जहाँ से सब्ज़ी उगाते थे, जहाँ पे अनाज उगाया जाता था, उस ज़मीन को तबाह कर दिया है ताकि यहाँ पर कोई चीज़ उगाई ना जा सके और लोग यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि इस ज़मीन को वो रहने के काबिल नहीं छोड़ना चाहते। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कई 100 इसराइली फौजी मेंटल इलनेस का शिकार हो गए हैं, और वो इस वक्त वो काम करने के, लड़ने के काबिल ही नहीं रहे, और वो मैदान जंग जो है उसको छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं ताकि वो किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर अमन हो। और मजीद उन्होंने कहा कि अरब की सपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, तमाम अरब ममालिक जो हैं वो कहाँ पर हैं, उनकी गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए मदद कहाँ पर गई, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त इसराइल जैसे मुल्क को, जो कि बच्चों को, जो कि औरतों को, जो कि उन बूढ़े बुजुर्गों को शहीद कर रहा है गज़ा के अंदर, तो तमाम अरब ममालिक खामोश होकर बैठे हैं, उनकी मदद कहाँ पर गई, क्योंकि इस जो अमेरिका है उसने अपने ताज़ा तरीन जो मदद उसने इसराइल के लिए दी है, उसने $14 बिलियन
इसराइल को मुहैया कर दी हैं। तो दोस्तों इस वक्त मज़ीद मैं इसके मतलब जो तफसील है कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपके तक पहुँचा सकूँ। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो। आपने राय अपनी ज़रूर देनी है कमेंट में। बहुत शुक्रिया। इरफान को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।